नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो है हाई स्कूल से संबंधित लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि रैखिक समीकरण दो चरों में, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हमने ये सीखा सबसे पहले कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हल करने की चार विधियां हैं, चार मेथड है। क्या क्या? पहला ग्राफिकल यानी कि ग्राफी विधि, दूसरा विलोपन विधि, ठीक है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, तीसरा प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथी विधि। इन तीनों पर वीडियो भी अपडेट हो चुके हैं। अगर आपने ना देखी हो तो इनका एक्सरसाइज है 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4, उन्हें देख ले। आज हमारी चर्चा का लगभग लास्ट कह सकते हैं मेथड है। इसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो मिक्स प्रॉब्लम पर आधारित है, बाकी ये खत्म ही हो जाएगा औपचारिक तरीके से। वो लास्ट मेथड हमारा है वृज्ज गुणन विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम लीनियर इक्वेशन को वृज्ज गुणन विधि से लगाएंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज की हमारी हेडिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए देखें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। काम आसान है मित्रों, आप पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं कि हमारे पास इक्वेशन होता है लीनियर यानी कि रैखिक। कैसा? a1x प्लस b1y बराबर c1। और ऐसा ही एक और इक्वेशन होगा, तभी जाकर हम इसको हल कर पाएंगे। तो a2x प्लस b2y बराबर क्या? c2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां पर एक सलाह मैं पहले छोटी सी दे दूं, फिर उसके आगे कोई बातचीत करूं, कि सभी टर्म्स को एक ही तरफ कर लिया करिए। एक रिवाज बना लें, सभी टर्म्स को यानी कि अचर पद को भी यानी कि कांस्टेंट टर्म को भी उधर ही कर लिया करिए, फिर लगाया करिए। एक ही रूल पर रहिए, नहीं तो बार बार आप एक साइन से बहुत परेशान होंगे कि आपका आंसर किताब में दिए गए आंसर का या राइट आंसर से थोड़ा सा साइन में चेंज आ रहा है और कभी कभी अंक भी अलग आ रहे हैं। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि आप जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छा तरह थोड़ा सा फॉलो अप कर लीजिए। इन दोनों टर्म्स को इधर ही रख लिया करिए। अब ये ना पूछेगा सर इधर भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि एक ही रूल फॉलो करिए, हर बार इधर ही रखने की, ये दिमाग में बैठा ले। अब वृज्ज गुणन विधि क्या कहती है कि तीन चीजें चुन लो, एक तो x, दूसरा y, तीसरा 1। इसमें भी y पर माइनस लगा लो, इन सभी के बीच में इन सभी के बीच में बराबर का साइन लगा लो। अब इसके अपॉन में कुछ चीजें रखनी है, और क्या रखनी है वो मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जब आपको x के लिए लिखना है कि नीचे क्या रहेगा, तो कितना आसान काम है। आप जब x के लिए लिख रहे हैं तो ऐसे x को ढक लें। अब जितने आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, अचर नजर आ रहे हैं, उनको लिख लीजिए विथ साइन, जैसा भी चिन्ह हो। जैसे यहां पर क्या है? b1 b2 माइनस c1 c2, तो इसके नीचे लिख लीजिए b1 b2 माइनस c1 माइनस c2, ऐसे। ठीक है, चलिए जब y के लिए आप जाइए तो y वाला से टर्म देखिए पूरा ढक लीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है? a1 नीचे a2, उधर माइनस c1 माइनस c2। यहाँ लिख लीजिए a1 a2। मैं बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। माइनस c1 c2, ज्यादा रटना नहीं है, बहुत लोग रटते बिना बात का। लास्ट वाला ढक लीजिए। अब क्या दिख रहा है? a1 नीचे a2, b1 और b2 साइन के साथ लेंगे। विशेष बात ध्यान दीजिएगा, जैसा भी चिन्ह होगा, प्लस होगा प्लस के साथ, माइनस होगा माइनस के साथ। अब अगर आप पहला और अंतिम लेकर सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरा और तीसरा लेकर हल कर देंगे तो x आ जाएगी। आप कहेंगे सर इसका क्या करें? तो इसका बहुत सिंपल रूल है, आप इन दोनों का क्रॉस गुणा कर लें। बोलिए कितना आ जाएगा? b1 c2, उधर क्या आ जाएगा? b2 c1 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक साइन हमेशा लगाना पड़ेगा, वो है माइनस। इसे भी आप हटा सकते हैं, यहां भी वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या आएगा? a1 c2 माइनस के साथ, और फिर यहां भी आएगा a2 और माइनस c1, ठीक है, और बीच में क्या? माइनस का साइन। लास्ट वाला भी पकड़िए, क्या हो जाएगा आपका? a1 b2, और ये हो जाएगा a2 b1, बीच में क्या लगेगा? माइनस साइन। तो ये तीन टर्म्स आपके हो गए हिसाब किताब, और अभी सवालों के जरिए मैं इसको विथ इन सेकेंड क्लियर कर दूंगा। ठीक है, समझ में अच्छे से आ गया है कि कैसे हमें तीन टर्म्स यहां पर बनाकर रखने हैं। इन टर्म्स से आप इजीली x y z निकाल सकते हैं। अच्छा मेथड है,
छोटे मोटे सवालों के लिए तो खास कर ये बहुत वरदानी मेथड है, जल्दी से आप बता सकते हो x और y का मान। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.5 की तरफ। हमारे पास इस तरीके से है क्वेश्चन, पहला का पहला, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा कुछ रिवाइज मारना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है या जिसके परिमित रूप से अनेक हल हैं? यानी कि द इक्वेशन मस्ट हैव सिंगल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में हैविंग यूनिक सोल्यूशन उसे ब्रज गुणन विधि से हल करिए, सॉल्व देम इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा याद करा दूं आपको, अगर आप पिछली वीडियो में रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आपको याद करवा दे हम 1 मिनट में। a1x प्लस b1y, a2x प्लस b2y बराबर c2। अगर दो इक्वेशन आपके पास ऐसे हों, ठीक है, तो आप इन तीनों का रेशियो लेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का। ये आपने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा। अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं है, तीसरे पर भी बात मैं नहीं करूंगा, ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो यहाँ यूनिक सोल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? यूनिक सोल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल, यानी कि एक हल। और अगर ये तीनों रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये सभी रेशियो बराबर हों तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन यानी कि अनंत हल आपके पास आएंगे। ठीक है, अनंत हल होते हैं। और अगर आपका a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब नो सोल्यूशन, मतलब हल आपको प्राप्त नहीं होगा, हल संभव नहीं। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिख दिया है। तो पहले आपको ये जांच पड़ताल कर लेनी है कि इसमें से कौन सा कंडीशन है। अगर वह द्वितीय हल की कंडीशन है तो आप उसको हल कर सकते हैं। एक बात और, ये दोनों ही सी या तो इस तरफ रहेंगे या दोनों ही सी उस तरफ रहेंगे। ये नहीं होगा कि एक सी उधर है एक सी इधर है, ऐसा कभी नहीं, जब इसको चेक कर रहे हो। तो मुझबानी जरा बताइए, यहां दिख रहा है, इधर देखिए जरा, a1, ये क्या आपका a2, ये क्या आपका b1, ये क्या आपका b2, ये आपका क्या है c1, ये आपका क्या है c2। क्लियर हो गया? तो अब इसका समाधान लेकर पहले देखें कि सोल्यूशन कैसा है। तो जवाब हुआ सर a1 अपॉन a2 यानी कि 1/3, b1 अपॉन b2 माइनस 3 बाई माइनस 9, c1 बाई c2 माइनस 3 बाई माइनस 2। तो ये कटा, ये कटा, ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों कटा, लेकिन ये अब बराबर नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 कैसी स्थिति पर उत्पन्न करता है कि नो सोल्यूशन, यानी कि इसका कोई हल नहीं, हल संभव नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर हल संभव नहीं है तो हमें कोई मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जिसका पॉसिबल होगा उसे सॉल्व करेंगे, यही इच्छा है इस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड, 2x प्लस y है, 1y मैंने लिख लिया, बराबर 5 है, फिर 3x है प्लस 2y है, फिर 8 है। ठीक है, तो अब जरा बताइए यहां पर क्या करने वाले हम लोग। तो जवाब होगा सर ये है हमारा a1, ये हमारा हुआ a2, ये हमारा हुआ b1, ये हमारा हुआ b2, पूरा लेकर चलेंगे साइन, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए कोई दिक्कत नहीं, c1 c2। हमने क्या देखा, 2/3 यानी कि a1 बाई a2, फिर b1 बाई b2 यानी कि 1/2। अब ये दोनों बराबर नहीं है, पहले ये दोनों बराबर नहीं आ गए, तीसरा लेने का कोई मतलब नहीं है, हालांकि वो भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके नाते आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि सर जी ये पहली कंडीशन है, यानी कि इस बार आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। अब अगर अद्वितीय हल है तो इस स्थिति में ऑब्वियस है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और किस विधि से हल करना है, तो इस बार के चैप्टर में हमको वृज्ज गुणन लगाना है। आइए जरा वृज्ज गुणन लगाकर देखा जाए कि किस तरीके से सॉल्व होगा।
अभी अभी मैंने आपको समझाया कि सभी अंकों को उठाकर आपको एक तरफ ले जाना है, तो 2x + 1y - 5 बराबर 0। इसे भी इधर ले आए तो 3x + 2y - 8 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या क्या लेना है हमको मित्रों? सबसे पहले x, दूसरे पर -y और तीसरे पर 1। तो अब बताइए जरा, x को ढकने पर क्या क्या दिख रहा है आपको? तो जवाब होगा सर 1, 2, -5 और -8। y को ढकने पर क्या क्या दिख रहा है? तो 2, 3, -5, -8। और लास्ट वाले को ढक लिया जाए। देखिए क्रम से बस ढकते चलना है, कोई बहुत बड़ा तिकड़म नहीं है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, 1 का -8 से मल्टीप्लाई -8, 2 का -5 से मल्टीप्लाई -10, बीच में क्या लगा देना? माइनस। फिर -y, यहाँ देखिए 8 दूना 16 -16, 3 का -5 से गुड़ा -15, बीच में क्या लग जाएगा? माइनस। और लास्ट में 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, बीच में क्या लगेगा? माइनस। तो आंसर निकालने के लिए x बाई माइनस प्लस 10 में से 8 गया 2, -y -16 में से 15 जाएगा -1 और 1/1 आ जाएगा। ये देखिए कट गया। अब पहला और अंतिम ले लीजिए, पहले x/2 बराबर 1/1 और फिर दूसरा और अंतिम ले लीजिए y/1 बराबर 1/1। तो यहां से आपको क्रॉस गुणा हुआ, x बराबर 2 आ जाएगा और यहां से y बराबर 1 आ जाएगा। आंसर चेक करने का मेथड मैं पिछले एक्सरसाइज में सिखा चुका हूं, मुझबारी देख लीजिए जरा। x के जगह 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 1 रखेंगे 5, 5 में से 5 गया 0। सेटिस्फाई हो रहा है? सही है। आगे वाले में देख लीजिए, 2 रखा, 3 दूना 6, 1 रखेंगे, 3 2 6 2 8, 8 में से 8 गया 0 आ रहा है। यानी कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यानी कि हमारा आंसर परफेक्टली 100% क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कैसे अप्लाई करना है। एक और सवाल लगा लेंगे ताकि कॉन्फिडेंट बना रहे। इसके बाद आपका सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, पिछले एक्सरसाइज की तरह ही हम इक्वेशन बनाएंगे और इस बार केवल और केवल इसी मेथड की सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बीच में हमारे पास एक दो क्वेश्चन ऐसे भी दिए हैं जिनको हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है हमारे पास। अब आप थर्ड और फोर्थ ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ए और बी पूछ रहा है। ठीक है, और जबकि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 2x + 3y बराबर 7, एक है a - bx + a + by, अच्छा सवाल है, बराबर 3a + b - 2। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। और कहता है सर कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित हल यानी कि अनेक हल होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये दिया है गिवन। ठीक है, गिवन दैट देयर इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमसे कह रहा है कि यहां मेनी सॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है, तब बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए और बी का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, पहले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी जाए। बोलिए जरा क्या करेंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में सिखाया गया है a1 बाई क्या हो जाएगा? a2, b1 बाई क्या? b2, c1 बाई क्या? c2। इनका मान इक्वल होता है। ठीक है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन होने के लिए क्या हो जाएगा? a1/a2 यानी कि 2/a - b, फिर 3/a + b और लास्ट में 7/3a + b - 2। ये सब कुछ हो गया, इनको बराबर कर लिया गया। ठीक है, अब कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए, जैसा आपका मन करे वैसे, आप जैसे आदत बनाए हुए हैं वही बनाए रहें उसी हिसाब से। पहला और तीसरा ले लिया मैंने, ठीक है, जैसा लेता रहे हैं, और फिर दूसरा तीसरा ले लिया तो 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। ठीक है, तो अब चलिए इसका क्रॉस गुणा कर लिया जाए, चलेगा? तो कर लिया, 2 तिहाई 6 + 2b - 2 दूना 4, 7a - 7b। कहीं कोई गड़बड़ ना हो, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। अगला 3 त्रिका 9a, क्रॉस मल्टीप्लाई 3b, 3 दूना 6, 7 से मल्टीप्लाई होने वाला है तो 7a + 7b हो जाएगा। ठीक है,
अब उधर वाली तो मुझे नहीं लगता जरूरत रह गई है, आपको याद हो ही गया होगा। तो आइए जरा ध्यान देने क्या क्या हमारे पास आ रहा है इक्वेशन फॉर्मेट में। तो जवाब हुआ सर ए एक तरफ कर ले, 7a से 6a गया, कितना हो जाएगा ए, इधर घटा लिया जाए -7b -2b क्या हो जाएगा -9b। ठीक है, इधर कितना बचा हुआ -4 अकेला, तो -4 को भी उधर ही ले चलते हैं, इसको भी क्या हो जाएगा +4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर थर्ड कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, एक ही तरफ करना है, चाहे जिधर कर लीजिए, इधर चाहे उधर। चलिए इधर ले आते हैं, बोलिए जरा कितना हो जाएगा। तो 9a से 7a गया 2a, और 3b से 7b गया -4b, और यहां पर -6 है तो -6 बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ओके है। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अब इसको लेकर हम लोग सॉल्व कर लें। चलिए, सॉल्व करने का क्या मेथड सिखाया आपको, x -y और 1। आप जरा देखिएगा x के जगह कौन है, a है, y के जगह कौन है, b है, और कांस्टेंट तो अपने जगह कांस्टेंट ही है। तो जैसे आप लिखते आए हैं वैसे ही उठाकर आपको यहाँ पर पुटअप कर लेना है। तो चलिए जरा बताइए, तीन चर हमें चाहिए, तीन ऊपर न्यूमरेटर में चीजें लिखनी है। क्या क्या लिख रहे थे फिर से बताइएगा जरा, x -y और 1। यहाँ x के जगह a, y के जगह b है, लेकिन y नहीं लिख रहे थे -y, तो -b और फिर 1। अब इसके बाद क्या करना है, एक एक को ढकना है। चलिए इसको ढक लिया, क्या दिख रहा है -9 -4, और साथ में हमारा 4 और -6। फिर b की बारी है, b वाले को ढक लेंगे, क्या क्या आएगा 1 2 -4 6, 1 2 4 और -6, 1 2 4 और -6 चलेगा। ठीक है, लास्ट वाला ढक लिया जाए, क्या आ जाएगा 1 2 -9 4, तो 1 2 -9 और -4। ठीक है, तो चलिए जरा यहां देख लें, 9 का 6 से मल्टीप्लाई, 9 छक 54, -4 का +4 से गुड़ा -16, बीच में क्या लगने वाला है माइनस। फिर चलिए -b, 1 का -6 से गुड़ा -6, 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8, बीच में क्या लगने वाला है माइनस। 1 बाई यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा -4 का, तो -4, और 2 का -9 से मल्टीप्लाई, 9 दूना 18, बीच में क्या लग गया माइनस। ठीक है, तो ये हिसाब किताब हमारा मित्रों बैठ गया है। अब चलिए सिंप्लीफिकेशन किया जाए, तो जवाब हुआ सर a अपॉन आ जाएगा आपका 54 और 16 जुड़कर कितना हो जाएगा 80। सही है, नहीं 70। और उधर चलते हैं -b अपॉन 8 6 14 -14। ठीक है, ये -b कट गया, 1 बाई 18 में से 4 गया 14 14। तो पहला और तीसरा ले लें, तो a बाई 70 बराबर 1 बाई 14, 14 से 5 बार में कटेगा, क्रॉस गुड़ा a बराबर क्या आ जाएगा 5। और दूसरा और तीसरा ले लिया, तो b बाई 14 बराबर 1 बाई 14, 14 से 14 कट गया, b बराबर 1। ठीक है, तो एक उम्मीद की आपको ये बातें सारी समझ में आ गई हों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी चीजें हैं, थोड़ा सा अप्लाई करेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बहुत ही इजी वे में आप तक पहुंचा दिया है। ठीक है, अब इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें k निकालना है। जरूर ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, मैं जरूर आपको समाधान दूंगा। मुझे नहीं लग सकता कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए वैसे मैं लगा भी लूं, क्योंकि बहुत लोगों को इसलिए दर्द हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है इसका कोई हल ना हो तब क्या होएगा समाधान, k की वैल्यू क्या आएगी। तो इसलिए मैं लगा लूं, क्योंकि इसमें कुछ आर्गुमेंट आपको समझाने हैं। ठीक है, तो दूसरे का दूसरा क्या है हमारे पास, 3x प्लस y है, तो 1y बराबर 1, इधर 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y और बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, पूछ रहा है k बराबर क्या, जबकि when क्या है, युग्म का कोई हल नहीं है, हैव नो सोल्यूशन, हैव नो सोल्यूशन, हल संभव नहीं, हल संभव नहीं, तब k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है? जब a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ध्यान दीजिएगा, a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसके आगे वाले के लिए कुछ कहा नहीं जाता, c1 बाई c2 के बराबर हो भी सकता, नहीं भी, तो इतना ही काफी है, इसके आगे बढ़ने की क्या जरूरत। तो हमने देखिए यहाँ लिया a1 बाई ए टू मतलब 3 बाई 2k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, जो लिखा है चिन्ह वही यूज करिए, 1 बाई क्या k माइनस 1। फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 3, आगे इज नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1, ये इधर जाएगा, 3k से 2k गया, k बचेगा, इसको उधर भेज दें, प्लस 3 माइनस 1 मिलकर 2, यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा 2। गलत काम कर रहे हैं ना, बीच में नॉट इक्वल टू है, मतलब k 2 नहीं हो सकता, बाकी दुनिया का कोई भी अंक लिया जा सकता है। इसका सेंस समझिएगा, k 2 नहीं है, मतलब इसका k इज नॉट 2, मतलब 2 नहीं है, बट ये क्या हो सकता है, क्या दुनिया कोई भी अंक आप ले लीजिए सर, 2 छोड़कर 1 3 4 5 जो भी आपके मन में आए वो सब ले लीजिए, उससे कोई हमें परहेज नहीं है। क्यों? इधर देखिए 2 में क्या दर्द है, आइए दिखा दे आपको। अगर 2 आप यहां ले लेते हैं तो क्या आएगा 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, सही से अगर हमने कैलकुलेशन किया हो, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लें, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो तब बस ठीक है। ये इधर आया +3, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो जवाब होगा सर 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो ठीक है, अंक हमने रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं किया। ठीक है, मतलब k 2 छोड़कर कुछ भी हो सकता है, k 2 छोड़कर कुछ भी हो सकता है। एक बार मुझे लग रहा है थोड़ा सा नंबर्स में चेक कर लूं, कहीं मिसिंग तो मैंने नहीं ना किया। 3 बाई 2k माइनस 1, 1 बाई k माइनस 1, क्रॉस गुड़ा हुआ 3k माइनस 3, 2k माइनस 1, k आया, उधर गया 2 आया, k इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, 2 छोड़कर कोई भी अंक यहाँ पर आंसर लिया जा सकता है, ये इसका मतलब होता है, मतलब 2 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहां पर आप 1 2 3 कुछ भी लेकर ट्राई कर सकते हैं, ये इसका सेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, वो मैं आपके होमवर्क में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि उसने खुद कहा है कि आप वृज गुणन विधि से और साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि से उस सवाल को क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप दोनों सीख चुके हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जहां पर हम लोग इक्वेशन बना बनाकर सवाल को लगाने वाले हैं। तो सवाल सुनिए, क्या लिखा हुआ, किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। मतलब आपको रोक टोक अब खत्म कर दिया गया है, हम थोड़ा सा का क्वेश्चन इससे लगाएंगे, थोड़ा सा उससे लगाएंगे, मिक्स चलेंगे जानबूझकर, ताकि आपको थोड़ा सा हर मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। एक एक सवाल लगाते हैं हर टाइप का। क्वेश्चन, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ऐसा इतना क्वेश्चन आप लगा चुके हैं कि मैं क्या बताऊं, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। ठीक है, तो लेट फिक्स्ड अमाउंट इज कितना, x रुपीज, एंड पर डे चार्जेज, पर डे फूड चार्जेज भोजन लेने का पर डे चार्ज कितना है, y। उसने क्या बोला कि अगर कोई छात्र किसी छात्रावास में रहता है तो उसका एक भाग नियत है, मतलब महीने का किराया फिक्स होगा, बाकी जय दिन खाएगा उसी का केवल भोजन लगेगा। अब क्या हुआ, जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है, मतलब किसी ए साहब ने 20 डेज फूड लिया वहां से, तो उसे 1000 छात्रावास के अदा करने पड़े। तो यहां पर देखिएगा जरा 20 डेज चार्ज में क्या क्या रहा होगा, इसको समझिएगा। तो जवाब हुआ सर फिक्स चार्ज, यानी कि निर्धारित चार्ज जो कि उसको देना ही देना है, प्लस 20 डेज फूड चार्ज। ठीक है, ये जब मिला देंगे तो ये सब कुछ मिलाकर कितने के बराबर आ रहा है, 1000। फिर कहता है एक और मित्र हैं जिन्होंने 26 दिन गुजारे यहां और 1180 रुपए उनको देना पड़ा। ठीक है, तो वहां पर देखिएगा 26 दिन 26 डेज चार्ज की बात कर ले, तो फिर वहां पर बोलेंगे सर जी फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, ये देना ही पड़ेगा, प्लस 26 डेज फूड चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, और उस स्थिति में आपका लगेगा 1180 रुपए आपका लगेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रतिदिन का चार्ज जो है भोजन का वो कितना होगा और फिक्स अमाउंट कितना होगा।
तो जरा बताइए फिक्स चार्ज की जगह कितना ले लें, x, एक दिन खाना खाए गए y, 2 दिन खाना खाने गए y 2y, 3 दिन खाना खाने गए 3y, आप 20 दिन खाना खाने पहुंचे हैं तो आंसर हुआ क्या 20y। यहाँ पर आगे लगा दीजिए 1000, इक्वेशन नंबर 1। फिक्स चार्ज x रुपए, इस बार आपने 26 दिन खाना खाया मतलब 26 बार y, यानी कि 26y बराबर 1180। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सुविधा अगर बहुत अनकंफर्टेबल ना लगे तो ऊपर वाला यह इक्वेशन लिख लीजिए, 1x + 20y बराबर 1000। इसने छूट दे रखी है कि कोई भी मेथड लगा सकते हैं, तो आप बस ये देखा करिए मेथड आसान कौन सा पड़ेगा। तो आप खुद देख रहे हैं दोनों में कोफिशिएंट बराबर हैं, तो क्यों ना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से x क्या होगा, कट जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड, अभी आपने जल्दी ही पढ़ा पिछला एक्सरसाइज कौन सा, एलिमिनेशन, यानी कि विलोपन हमने यहां पर लगा दिया है। और अब देखिएगा आंसर आ रहा हमारा ये 6y और ये आ गया आपका 180, तो 6 18, यानी कि हमको पहला आंसर मिल गया कि y की वैल्यू है 30 रुपीज, यानी कि भोजन एक दिन का कितना लग रहा है उस छात्रावास में, 30 रुपया पर डे। अब इसी को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, तो x + 26 × y की जगह 30, 1180, इसको उधर भेज दिया जाए, ठीक है। कितना आ जाएगा 0, 3 × 18, 3 दूना 6, 6 1 7, ठीक है। तो घटा दीजिए 0 0, 11 में से 7 गया 4, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है, कोई पूछेगा फिक्स चार्ज कितना है तो जवाब होगा 400। इस हॉस्टल में रुकने का, ऐसे कह सकते हैं स्टे करने का चार्ज 1 महीने का 400 है, बाकी आप जय दिन भोजन करेंगे उसके लिए 30 रुपए आपको अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा इस बार हमने कौन सी मेथड लगाया है, एलिमिनेशन लगाया है, ध्यान देते रहिएगा। जैसे जैसे सवाल होगा हर सवाल में मैं कोई भी मेथड लगाऊंगा उससे कोई फर्क नहीं है, आपको सारे मेथड का एक एक बार रिवीजन में करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला, एक भिन्न 1/3 हो जाती है और फ्रैक्शन बिकम 1/3, ठीक है। कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। सारी कहानी न्यूमरेटर में ही करनी है, ठीक है। तो लेट फ्रैक्शन इज, पहले मान लीजिए कि मान ले भिन्न कितना है, तो जवाब है सर x/y मैंने इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब कहता है कि सर पहला केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से हम घटा देते हैं 1, तो यानी कि x में से 1 घटा दिया, नीचे क्या लग गया y। तो कहता अब इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 1/3 हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ कहता है इफ वी, हर में 8 जोड़ दिया जाए, इफ वी ऐड, ठीक है, 8 इन डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, when we add 8 in denominator then it become 1/4, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख लिया जाए, हर में हमने 8 जोड़ दिया, यानी कि y में अगर हमने 8 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये सिचुएशन बन गई सवाल की। बाकी समाधान की बात कर ली जाए तो समाधान के लिए क्या करना होगा, यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं अलग अलग मेथड लगाता रहूंगा सभी में ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। तो 3x, अगले एक्सरसाइज से हम फ्री हो जाएंगे, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बराबर y, ठीक है। तो हमें मिला 3x, इसको इधर ले आते हैं तो -y -3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y + 8, इसको इधर ले आए इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा 4x - y - 8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। वहां से ले आए 3x - y -3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या यूज करना है, तो जवाब है सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो क्या करेंगे, एक बार x, एक बार -y, एक बार 1। हमने वृज्ज गुणन विधि का जानबूझकर यूज किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यहीं यूज करिए वहीं यूज करिए, आप फ्री हैं, तीनों में से जो भी आपको बढ़िया लगता है यूज करिए। मैं सब यूज करवा रहा हूं एक एक बार ताकि आपको मजा आ जाए, ठीक है। तो x को ढका, जो दिख रहा है लिख लिया, y वाले को ढका, अब क्या दिख रहा, 4 3 -8 और -3,
लास्ट वाला ढक लिया, कितना बच गया हमारे पास 4 3 -1 और -1। ठीक है, अब चलिए यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका। क्या हो जाएगा, x बाई -1 -3 का मल्टीप्लाई 3, -1 -8 का मल्टीप्लाई 8, बीच में क्या लग गया माइनस। फिर आते हैं जरा 4 का -3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, तो जवाब होगा सर ये हो जाएगा हमारा -12। 3 का -8 से मल्टीप्लाई -24, बीच में क्या लग जाएगा माइनस। लास्ट वाला देख लीजिए 1/4 का -1 से मल्टीप्लाई -4। ठीक है, और इसके बाद 3 का -1 से मल्टीप्लाई -3, बीच में क्या लगाने वाले हैं माइनस। तो x के नीचे -5 माइनस y के नीचे क्या लगा देंगे हम, 24 में से 12 गया 12, और 1/-4 + 3 क्या हो जाएगा -1। अब आपको x और y निकालना है, इजीली निकाल सकते हो मेरे दोस्त। क्या करोगे जरा बताओ, पहला और अंतिम ले लो, x/-5 बराबर 1/-1, तो x बराबर क्या हो गया 5 माइनस y/12 और 1/-1, तो y बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, जवाब होगा 12। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12। आंसर चाहिए भिन्न में x/y कितना होगा, तो 5 के नीचे क्या लगा दीजिए 12, आंसर होगा 5/12। ठीक है, सब कुछ आपको लग रहा होगा भैया पुराने वाले चैप्टर का रिवीजन या रिहर्सल हो रहा है, तो बिल्कुल आप सही हैं। कुछ वैसे ही सवाल हम लोग लगातार लगा रहे हैं, बस टेस्ट थोड़े बदल बदल कर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यस गेन 40 मार्क्स इन अ टेस्ट जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते हैं। ध्यान से सुनिएगा, केस 1, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd 4th का। क्या लिखता है, हमें मिलेगा +3 और क्या मिलेगा -1। ठीक है, करेक्ट के लिए इधर ध्यान देते रहिएगा, करेक्ट के लिए +3 ईच। ठीक है, और इनकरेक्ट के लिए हमारा क्या होगा -1 डिडक्ट हो जाएगा, -1 हमारा काट लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या कहता है कि वो 40 नंबर पा जाता है। ठीक है, इस स्थिति में तो यहां मान लेते हैं कि हमारे करेक्ट आंसर्स x हैं और इनकरेक्ट कितने हैं y हैं। ये केस 1 है। और दूसरे केस में क्या कहता है कि सर अगर करेक्ट होने पर आपको 4 मिलते और गलत होने पर 2 कटते, यानी कि ये +4 होता और ये -2 होता, तो आपको जो टोटल मार्क्स मिलते वो आपका 50 अंक होता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टोटल क्वेश्चन कितने थे, ठीक है, ये बताने हैं। ठीक है, यहां पर टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टोटल मार्क्स पहले केस में कितने मिल रहे हैं 40, दूसरे वाले में टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं 50। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने सही जवाब कितने दिए हैं, मैंने बोला x, पहले केस की बात करिएगा, केस 1 की बात करिएगा। हम लोग इक्वेशन पहले बना लें फिर चर्चा करें। क्या लिखा हुआ है कि पहले केस में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास x आंसर सही है। अब x आंसर सही के लिए देखिए, हर आंसर के लिए 3 नंबर 3, 2 आंसर सही हुआ तो 3 2 बार, 3 आंसर सही हुआ 3 3 बार। x बार सही होने का मतलब 3 × 1 अगर 1 सही है, 3 × 2 अगर 2 सही है। अगर x बार सही है तो क्या हो जाएगा 3 × x। एक बार गलती किया -1, एक बार और किया तो देखिएगा -1 एक बार और बढ़ जाएगा, एक बार और, जितनी गलती उतना -1। तो हमने कितनी गलती की है y, तो बताइए -1 × y। अब इन्हीं को ऐड कर देंगे, टोटल मार्क्स मिल जाएंगे जो कि कितने के बराबर दिया है हमारा 40 के। सही है। अब चलिए जरा दूसरे क्वेश्चन के लिए भी सेम वही पैटर्न, एक सही के लिए 4, x सही है तो अब सीधे सीधे समझ में आ ही रहा होगा 4x लिख लिया। एक गलती के लिए -2 क्या बार y बार, तो -2 × क्या हो जाएगा हमारा y, और ये जब ऐड करते हैं तो हमें 50 नंबर मिल रहे हैं, ये हमने देखा। ठीक है, 50 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अब ये सारा हिसाब किताब आपका बैठ चुका है। ठीक है, इसे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगा लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर हम प्रैक्टिस करने आए स्पेशली इसी पर। ठीक है, तो आइए इस पर ही प्रैक्टिस कर ले। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे
सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, ठीक है। तो चलिए x हो गया माइनस वाई हो गया 1 हो गया, जरा जल्दी से बता दीजिए। पहला वाला ढक लिया, एक गलती हो रही है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -40, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -50। ध्यान दीजिएगा मैंने सिखाया था, सबको एक तरफ कर लेंगे। चलिए पहला ढका कितना हो गया -1 -2 -40 -50, ठीक है। अगला चलिए y वाला ढका, यहाँ क्या हो गया 3 4 -40 -50, ठीक है, ये हो गया। अगला वाला लास्ट वाला ढका 3 4 -1 और -2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यार, कितनी बार सिखाएंगे, 40 दूना 80 हो जाएगा, बीच में माइनस, यहाँ पर 5 तिया 15 मतलब 150 और 4 चौका 16 मतलब 160। उधर देखा जाए 1 3 दूना 6 और 4 इक्का में 4, बीच में क्या लगा दिया माइनस। तो एक्स बाई क्या हो जाएगा हमारा -30 माइनस वाई बाई क्या हो जाएगा हमारा +10 और लास्ट में हमारा 1 बाई -6 और +4 मिलकर -2, ठीक है। तो पहला और अंतिम ले लिया तो x बाई -30 1 बाई -2 काट दिया 2 से 15, x बराबर क्या हो जाएगा 15। और फिर अगर ये दोनों ले लिया तो y बाई -10 बराबर 1 बाई -2 काट देंगे, 2 पंजे 10, इट इम्प्लाइज y बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। x 15 और y वाला कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कोई मुश्किल काम तो है नहीं, इजी वर्क है। कोई भी एक मेथड लगाइए, सवाल का समाधान दे दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा, जितनी तारीफ की जाए उतना अच्छा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इधर देखिएगा जरा, ये ए है ये बी है, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब बताइए क्या लिखा हुआ है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना आरंभ करती है। यहां भी एक कार है हमारे पास, ठीक है, और यहां भी एक कार है हमारे पास, दोनों चलना आरंभ करती हैं। अब ये जब चलना आरंभ करती हैं तो 2 तरीके से चल सकती हैं। पहला कहता है यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब ये आगे जा रहे हैं तो ये भी आगे ही जा रहे हैं, इनकी चाल मान ली जाए x किलोमीटर पर आवर और उनकी क्या मान ली जाए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वहां पर क्या कहता है कि उनकी मुलाकात 5 घंटे पश्चात होगी, ठीक है। और अगर वे विपरीत दिशाओं में जाएं, दे मीट आफ्टर 5 आवर, यहां लिख दे रहे हैं दे मीट आफ्टर 5 आवर, उनकी मुलाकात 5 घंटे बाद। और अगर कार एक दूसरे की तरफ चलने लगे, ध्यान से देखिएगा डायग्राम, एक दूसरे की तरफ चलने लगे, अब मैं इक्वेशन केवल दूंगा सोल्यूशन नहीं, ठीक है। चलिए कार एक दूसरे की तरफ चलने लगे तो दे मीट आफ्टर 1 आवर, ठीक है। अब आपको x और y बताना, वैसे भी अब ये जाती होगी मेरे ऊपर अगर मैं इन सवालों को समाधान दे देकर आपको सॉल्व कराऊं। अब मुझे इक्वेशन समझाना है केवल इस सवाल का। तो ये देखिएगा जरा, ये कार चल रही है 5 घंटे आगे जाएगी कहीं, और पीछे से ये वाली कार आ रही है, पर इसने बोला कि कार दोनों पकड़ी गई, मतलब एक साथ पकड़ी गई, तो ये चलते चलते जरूर यहीं तक पहुंची होगी, तभी तो पकड़ में आई होगी, ठीक है। तो दोनों ने 5 घंटे चले हैं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यानी कि दूरी का फॉर्मूला हमसे कहता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणे समय, अच्छे से हम जानते हैं, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणे समय। तो बताइए जरा, अगर मैं पूछूं पहला वाला कितना दूर चला, तो जवाब होगा सर ये पहला वाला का स्पीड है x, ठीक है, और उसकी चाल कितनी है, तो वो सॉरी स्पीड है x और समय उसे कितना मिला 5 घंटा, तो ये हो जाएगा 5x। इसी तरीके से मैं इसका भी पूछूं कि सर ये कितना डिस्टेंस चला, तो जवाब होगा सर जी स्पीड इनटू टाइम, दूरी कितना चला, चाल गुणे समय, चाल कितना y, इसको भी 5 ही घंटा तो मिला कि ऐसा कि 10 मिल गया, जवाब है नहीं सर, तो ये 5y।
तो डायग्राम में ये डिस्टेंस हमारी 5y है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 5x। अब आप जरा डायग्राम को एक बार फिर से नजरों से ध्यान से देखिए और बताइए क्या ये पूरा का पूरा 5x जो मैं रंग रहा हूं वहीं लिखा जा सकता है या नहीं? तो जवाब होगा सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये देखिए A से B ले लें और इस पॉइंट का नाम C दे दें, तो यहां से यहां भी ले लें, यानी कि 5x बराबर A से B प्लस B से C। तो A से B के लिए कितना हमारा निकल कर आया है? तो इधर देखिए जरा सर, A से B हमको ऑलरेडी दिया हुआ 100 किलोमीटर और B से C हमने निकाल लिया कितना है 5y। तो 5y ऐड कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब 5 हर जगह से काट सकते हैं, पूरा 5 से कॉमन है, आराम से काट लीजिए। 5 एक्का में 5, 5 से 20 पंजे 100 और 5 एक्का में 5। एक तरफ इक्वेशन कर लीजिए x माइनस वाई बराबर 20, इक्वेशन नंबर 1। अब इस बार मैं सॉल्व नहीं करूंगा, केवल इक्वेशन निकलवा रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इधर भी देखिए x किलोमीटर पर आवर, यहां भी y किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे की तरफ चलने के लिए छटपटा रहे हैं और इन्होंने 1 घंटे में ही मुलाकात कर ली। कितने देर में? 1 घंटा, यानी कि ये भी 1 घंटा चला, वो भी 1 घंटा चला और दोनों आकर मिल गए पॉइंट सी पर। तो बोलिए 1 घंटे में, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, इसके द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? कहेंगे दूरी बराबर सर चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि x इंटू 1। उधर वाला देखिए जरा, ये वाला डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जी कार B के द्वारा 1 घंटे में चली दूरी, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई B इन 1 आवर कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड y, टाइम कितना मिला? 1 ही घंटा। तो ये पूरे का मान x, इस पूरे का मान y, और डायग्राम फिर से देख लो मेरे भाई, ऊपर से मैच कराओ। यहां से यहां तक तो ऑलरेडी आपको डिस्टेंस पता ही है, कितने के बराबर है? 100 किलोमीटर। तो क्या लिख देंगे भैया कि सर इस डायग्राम में ये आया है x, ये आया है y, और टोटल अगर जोड़ दें x प्लस y यानी कि AC धन BC कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो पूरा 100 किलोमीटर तैयार, बराबर कितना हो जाएगा? 100। क्वेश्चन नंबर 2। अब इन साहब को यहाँ ले आइए, जो भी रूल आपको लगाना पसंद हो उसके साथ दोनों मिलाकर लगा दीजिए, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। खासा सरदर्द होता लोगों को इस सवाल में, लेकिन मुझे लगता है डायग्राम से देखने के बाद आपके लिए इजी नहीं इजीएस्ट हो गया होगा। टोटल डिस्टेंस इसमें कितना? दिस धन दिस, और यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना है? दिस धन दिस, और ये 100 आएगा, वो 100 से बड़ा आने वाला है क्योंकि ये इतना चलेगा प्लस उतना चलेगा जितना कार भी चला है। समझ में आ रहा है? तो बहुत क्लियरली मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट है। और मैंने कहा आपको इक्वेशन नहीं दूंगा इस बार, एक मेथड बचा हुआ था उससे लगाकर भी दिखा दूंगा। कौन सा बचा हुआ है आपको याद होगा? प्रतिस्थापन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ताकि अब ये कहने के लिए वादा नहीं रह गया कि कोई मेथड हमारा बचा हुआ है। ठीक है, सबका मैंने रिहर्सल भी करवा दिया है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या लिखता है? एक आयत है, देयर इज वाज एंड रेक्टेंगल। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, इसका एक साइड यानी कि लेंथ x मान लिया और ब्रेथ क्या मान लिया? y, क्योंकि सवाल की भी सुननी है। सवाल कहता है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, इट्स वैल्यू रिड्यूसेस बाय 9, ठीक है, यदि इफ उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर देखिएगा पहली सिचुएशन में क्या हुआ, यहां अगर मैं बोलूं एरिया कितना आएगा तो आप कहेंगे सर जी x इंटू वाई, सही है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या कहता है, मैं लंबाई इसकी कम कर दूं और चौड़ाई इसकी क्या किया? बढ़ा दिया। ठीक है, कितना कम किया, कितना डिफरेंस हुआ, तो वो सुन लीजिए जरा। उसने लिखा कि लेंथ को हमने 5 से कम कर दिया, 5 यूनिट कम कर दिया। तो पहले x था, अब 5 कम मतलब x माइनस 5, जबकि ब्रेथ जो था आपका वो हमने बढ़ाकर 3 इकाई और बढ़ा लिया, y पहले से था प्लस 3 और ऐड कर लिया, चलेगा। तो अब क्या पा रहा है कि अब एरिया जो आ रही है वो हमारी जो एरिया है वो पहले से 9 यूनिट कम आ रही है, यानी कि ये नई एरिया मान लेते हैं a डैश
वो पहले से कम है। कितनी कम है? 9। अगर इसमें 9 कम कर दें तो पुरानी एरिया हमको मिल जाएगी। सेंस समझिएगा, नई एरिया पुरानी से 9 कम है, अगर उसमें 9 जोड़ दें, पुरानी नई एरिया में अगर 9 जोड़ दें तो हमें पुरानी एरिया मिल जाएगी। एक सिचुएशन और बोला उसने, क्या कहता है वो भी सुन ले। कहता है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों ही बढ़ा ही रहे हैं, लंबाई भी इंक्रीज कर दिया, चौड़ाई भी इंक्रीज कर दिया, तब सिचुएशन क्या कहता है कि सर जी ये भी 3 यूनिट बढ़ गया, ये भी 3 यूनिट बढ़ गया, दोनों ही चौड़ाई 2 यूनिट बढ़ा दिया गया, तब जो एरिया आ रही है हमारी, मान लिया ए डबल डैश आ रही हो एरिया फिलहाल, तो आपको क्या कहता है कि क्षेत्रफल पहले से 67 बड़ा आ रहा है। ये कितना बड़ा आ रहा है? 67 पहले से। तो इसमें से अगर 67 घटा दें तो पहले जितना आ जाएगा। सही है, ये अगर 67 बड़ा है तो इसमें से 67 घटा दें, पहले जितना आ जाएगा। तो चलिए अब प्रयास करते हैं जरा। इधर देखिए जरा, हमारे पास ए डैश है, इस वाले का एरिया, इस समय इसके लेंथ ब्रेथ आपको दिख ही रहा है, तो इस ए डैश को रिप्लेस करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ से। और उधर देखिए एरिया का मतलब पहले से ही क्लियर है, एक्स इंटू वाई से, तो यहाँ एक्स वाई लगा दिया। ओपन करिए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई क्या हुआ? कट गया। फिर हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस 15 और प्लस 9 जोड़ देने से हमें मिलेगा माइनस 6, उधर भेजेंगे तो प्लस 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहां आ जाइए, यहां पर नया एरिया आपका क्या है? तो कहेंगे सर जी नया एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 माइनस 67। फिर क्या सर? एरिया क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई, एक्स का y से गुड़ा एक्स वाई, एक्स का 2 से गुड़ा 2x, एक्स 3 का y से 3y, 3 2 जा 6 माइनस 67 बराबर एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y, 6 यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 61, उधर जाएगा तो प्लस 61, इक्वेशन नंबर 2। अब जिस मेथड से भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, पर मैंने जैसा वादा किया था चलते 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 हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, आइए इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया जाए। तो बोलिए कितना है हमारे पास? भले मुझे थोड़ा भारी पड़ जाए इस बार, लेकिन चलिए इसको लगा लिया जाए। इसको उधर भेजा तो 3x बराबर 6 प्लस 5y या x बराबर 6 प्लस 5y बाई 3। अब ये देखिए आपकी चॉइस पर निर्भर है, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से x की वैल्यू किस फॉर्मेट में ले आए? y के। किस इक्वेशन से ले आए? बहुत लड़के बड़ी नादानियां करते हैं, अगर इक्वेशन 1 से वैल्यू लाए तो 1 में पुट करने लगेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। 1 से निकालिए 2 में पुट करिए, तो फ्रॉम 2, बोलिए फ्रॉम 2 क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y बराबर 61, और इसमें x की जगह पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो बोलिए 6 प्लस 5y बाई में 3 प्लस 3y बराबर 61। अब बताइए 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 3 का गुणा ऊपर भी, 3 त्रिक का 9y, नीचे 3 है, उधर 61 है, क्रॉस गुणा होगा। बोलिए कितना आएगा? 10 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा? 19y प्लस 12, 3 1 जा 3, 3 6 18, 183, 12 उधर भेजकर घटा दीजिए तो 171, 19 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, y का वैल्यू जो आ गया 9। अब इसके बाद अगर x निकालना है तो आप जान रहे हैं फ्रॉम 3, जहां से आपने x का ये विशेष फॉर्म पाया वहां उठाकर रख दीजिए। तो y की जगह 9 रख दिया, नीचे 3, 9 पचे 45, 45 में 6 जोड़ देंगे, 45 में 6 जोड़ने पर 51, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी कि yx बराबर 27, यानी कि उस रेक्टेंगल यानी कि आयत की प्रारंभिक लंबाई 27 थी और चौड़ाई कितनी थी? 9 थी। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई होगी। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 3.5, और इसी के साथ हमने सारे मेथड लगाने के सीख लिए हैं। विविध में जाकर हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जिसमें ये सीखने का प्रयास किया जाएगा कि हाउ टू चेंज इन लीनियर इक्वेशन, मतलब
कई सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो देखने से किसी भी मेथड से सॉल्व होते नहीं नजर आते, ना ही वो देखने में लीनियर लगते हैं, पर हम उसमें कुछ अच्छा सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन कर कर उन्हें लीनियर में बदल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आनंद सर लेता हूं आपसे इजाजत। कमेंट, शेयर, प्यार, मोहब्बत सब बनाए रखिए। फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।